नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई कहानी के साथ। परंपरा। गाड़ी जब सेक्टर 3 की उस तंग सी गली में रुकी तो निधि के हाथों की मेहंदी अभी भी गीली थी, पर दिल एकदम सूख चुका था। घूंघट के भीतर से बाहर की दुनिया धुंधली दिख रही थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया हो। कल तक वह नोएडा में निधि बेटा थी, आज बहू बन गई थी। कबीर ने दरवाज़ा खोलते हुए धीमे से पूछा, घबरा रही हो? निधि ने घूंघट के भीतर से ही सिर हिला दिया। आवाज़ नहीं निकली, निकलती भी तो शायद रो पड़ती। सब ठीक हो जाएगा। कबीर ने उसकी उंगलियां हल्के से दबाईं। मैं हूँ ना। निधि को लगा, हाँ तुम हो, पर तुम्हारी दुनिया में मैं अभी नई हूँ। बाकी सब तो तुम्हारे अपने हैं। घर के दरवाजे पर सुधा जी खड़ी थी, चमकती हुई साड़ी, तेल से चिकने बाल और हाथ में आरती की थाली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वो वैसी नहीं जो आंखों में उतरती है। आ गई बेटा, उन्होंने कहा, पर लहजे में बेटा से ज़्यादा परीक्षार्थी का एहसास था। रुचि, कबीर की छोटी बहन, दौड़ती हुई आई। भाभी, चलो आराम से। निधि ने जैसे ही कलश को पैर से छुआ, चावल बिखर गए। कुछ दाने उसकी साड़ी के पल्लू में चिपक गए। उसे लगा, ये चावल नहीं, जिम्मेदारियां हैं जो अब हमेशा उसके कंधे पर रहेंगी। अंदर शोरगुल का समंदर था। हर कोई देख रहा था, तौल रहा था, आंक रहा था। अरे, बहू तो गोरी चिट्टी है, पर नाक जरा चपटी है। अरे, पढ़ी लिखी है, अब देखो घर संभालती है कि नहीं। निधि को लगा जैसे वो कोई सब्जी की दुकान पर रखी चीज़ है, जिसे सब अपने हिसाब से देख रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी माँ की याद आई। माँ 5 साल पहले चली गई थी, पर आज जैसे कल की बात लग रही थी। माँ होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनकी बेटी को ऐसे परखे। रात को जब घर खाली हुआ तो रुचि निधि को कमरे में छोड़ गई। कमरा फूलों से सजा था, पर खुशबू में भी अजनबियत थी। निधि पलंग के कोने में सिमट कर बैठ गई, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर में कबीर आया। उसने दरवाजे की कुंडी हल्की सी खिसकाई। ताला नहीं लगाया, जैसे कह रहा हो, ये कैद नहीं है। पानी लाऊं? उसने पूछा। निधि ने बस सिर हिला दिया। कबीर पानी लेकर आया। गिलास उसके हाथ में रखते हुए बोला, देखो निधि, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इतने लोग, इतने सवाल, इतनी नज़रें, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। निधि की आंखें छलक आईं। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। कबीर का चेहरा एकदम नरम पड़ गया। पता है, तुम्हारे पापा ने बताया था मुझे कि तुम्हारी माँ कितनी अच्छी थी। निधि ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ होती ना तो आज मुझे कुछ डर नहीं लगता। वो कहती, घबरा मत, तू मेरी बेटी है। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। निधि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी परेशानी हो मुझे बताना, मुझे ही बताना। निधि ने उसे पहली बार ध्यान से देखा। उसकी आवाज़ में झूठ नहीं था। निधि बोली, आप बहुत अच्छे हैं। कबीर हल्का हंसा। ये आप हटाओ, हम पति पत्नी हैं निधि, दोस्त भी तो बन सकते हैं ना। निधि के होंठ कांपे। कबीर, हाँ बस ऐसे ही। और उस रात पहली बार निधि को लगा, शायद यहाँ कोई है जो मेरी सुनेगा। सुबह की नींद जल्दी खुल गई। निधि को चाची की बातें याद आईं। बेटा, ससुराल में देर से मत उठना, वरना लोग क्या कहेंगे। उसने जल्दी जल्दी नहाया, भारी साड़ी पहनी। साड़ी इतनी भारी थी कि चलने में भी दिक्कत हो रही थी, पर मन और भी भारी था। रसोई में सुधा जी पहले से मौजूद थी। गैस पर दूध चढ़ा था। उठ गई? उन्होंने बिना मुड़े पूछा। जी, उसने धीरे से कहा। जाओ पहले पूजा कर लो, बहू बिना पूजा के रसोई में नहीं आती। निधि ने जी कहा और पूजा घर की तरफ चली गई। दिया जलाते वक्त हाथ कांप रहे थे। उसने भगवान से सिर्फ इतना कहा, भगवान बस गलती मत करवाना और थोड़ी हिम्मत दे देना। आज पहली रसोई थी। निधि को सूजी का हलवा बनाना था। अपने घर में बनाया तो था, पर आज हाथ जैसे जम गए थे। सुधा जी ने कटोरा आगे बढ़ाते हुए कहा, चीनी नाप के डालना, तुम्हारे ससुर को मीठा कम पसंद है। पीछे से ताई जी बोली, और घी ठीक से डालना बहू,
कंजूसी नहीं चलती। निधि का दिमाग चकरा गया। कम मीठा, ज़्यादा घी और सब परफेक्ट। उसने हलवा बनाना शुरू किया। सूजी को भूनते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाप की वजह से या अंदर के दर्द से खुद को पता नहीं था। जब हलवा परोसा गया, विनोद जी ने पहला कौर लिया। बहुत बढ़िया है बेटा। निधि की जान में जान आई। लेकिन सुधा जी ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अगली बार सूजी थोड़ा और भूनना, हल्का कच्चापन लग रहा है। निधि का चेहरा उतर गया। ठीक है शब्द छोटा था, पर उसके सीने पर पत्थर जैसा लगा। पहली रसोई में भी एक परीक्षा बनकर रह गई। 2-3 दिन ऐसे ही बीते। एक शाम निधि अकेली कमरे में बैठी थी। उसने हिम्मत करके पापा को फ़ोन मिलाया। मैं थक गई हूँ, इस तरह बंधन में कैसे रह पाऊँगी। पिता ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटा मुझे पता है ये आसान नहीं है, पर तुझे थोड़ा वक्त देना होगा। नए घर, नए लोग, सबको एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। पर पापा, निधि सिसकने लगी, माँ होती ना तो वो मुझे समझाती। अब कोई नहीं है। पापा की आवाज़ भर्रा गई। बेटा, तेरी माँ हमेशा कहती थी, औरत को 2 बार मजबूत होना पड़ता है। एक बार जब वो घर छोड़ती है, दूसरी बार जब वो नया घर बनाती है। तू मेरी बेटी है निधि, हिम्मत रख। और हाँ, अगर कुछ भी ज़्यादा हो जाए तो तू सीधा मुझे बोलना, मैं आ जाऊँगा। निधि ने आंसू पोंछे। नहीं पापा, अभी मत आना, बस रोज़ बात कर लिया करो। फिर 2 दिन बाद कबीर ने कहा, चलो नैनीताल चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। निधि की आंखों में चमक आ गई। सच? बिल्कुल, तुम्हें हवा चाहिए और मुझे तुम्हारी हंसी। नैनीताल में ठंडी हवाओं ने निधि का स्वागत किया। झील के किनारे बैठकर उसने पहली बार गहरी सांस ली। कबीर ने गर्म कॉफ़ी पकड़ाते हुए कहा, अब बताओ कैसा लग रहा है। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे मैं फिर से खुद हूँ। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। निधि, घर में तुम सिर्फ निभा रही हो, मैं चाहता हूँ तुम जियो भी। तुम वैसे रहो जैसे तुम हो, इसमें कोई गलती नहीं है। निधि की आंखें भर आईं, पर इस बार खुशी से। तुम बहुत अच्छे हो। उसने कबीर के कंधे पर सिर रख दिया। 4 दिन बहुत जल्दी बीत गए। लौटते वक्त निधि का दिल फिर घबरा रहा था। वापस वही घर, वही नियम, वही चुप्पी। 1 हफ्ते बाद एक दोपहर को निधि ने अपनी पुरानी जीन्स टॉप पहन ली। घर में ही तो थी, सोचा आराम रहेगा। पर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, सुधा जी की निगाह पड़ी। ये क्या पहन रखा है? उनकी आवाज़ तीखी थी। निधि सहम गई। माँ जी, घर में भी मर्यादा होती है। सुधा जी ने बीच में काटा। यहाँ तुम्हारे ससुर हैं, रिश्तेदार आते हैं। इस घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। जाओ, साड़ी पहनो। निधि के गले में कुछ अटक गया, बोली नहीं। वो चुपचाप कमरे में लौट आई। अलमारी खोलते ही आंसू टपकने लगे। उसने अपनी माँ की तस्वीर देखी और फुसफुसाई, माँ, यहाँ सांस भी पूछकर लेनी पड़ती है। मैं इसे अपना घर कैसे समझूं? रात को कबीर आया तो निधि एकदम चुप थी। क्या हुआ? निधि ने सब बता दिया। कबीर, मैं क्या करूं? मैं बुरी नहीं हूं। मैं जैसी हूं वैसी हूं। पर यहाँ वो भी गलत है। कबीर का जबड़ा कस गया। मैं माँ से बात करूँगा। अगली सुबह कबीर ने सुधा जी से बात की। माँ, निधि को घर में आराम के कपड़े पहनने दो ना। क्या हो गया? सुधा जी ने कपड़े तह करते हुए कहा, हो गया तो हो गया, बहू बनी है, कल जीन्स फिर शॉर्ट्स, और क्या चलेगा। माँ, ये 2026 है। कबीर का स्वर ऊंचा हो गया। और ये घर 1990 से चल रहा है। सुधा जी ने पलटवार किया। मुझे मत सिखाओ कि कैसे चलाना है। दरवाजे के पीछे निधि खड़ी सब सुन रही थी। उसे लगा उसकी वजह से माँ बेटे में लड़ाई हो रही है। वो चुपचाप पीछे हट गई, जैसे खुद को ही दोषी मान रही हो। दिन बीतते गए। एक शाम निधि छत पर कपड़े डालने गई। वहाँ विनोद जी अकेले बैठे थे, हाथ में एक पुराना फ़ोटो एल्बम। उनकी आंखें नम थीं। निधि ने हिम्मत करके पूछा,
पापा जी, आप ठीक हैं? विनोद जी चौंके। फिर हल्की मुस्कान आई। हाँ बेटा, बस पुरानी यादें देख रहा था। बैठो। निधि बैठ गई। फोल्डर में तस्वीरें थीं और एक तस्वीर ऐसी जिसमें सुधा जी खुले बाल, हल्की लिपस्टिक और जीन्स टॉप में किसी मेले में खड़ी हंस रही थीं। निधि की सांस रुक गई। पापा जी, ये माँ? विनोद जी ने तस्वीर को प्यार से छुआ। हाँ, तुम्हारी सास। कितनी खुश दिखती है ना। शादी से पहले बड़ी बिंदास थी, हंसती थी, घूमती थी, अपनी मर्जी की मालकिन थी। निधि के होंठ खुले के खुले रह गए। तो फिर अब? विनोद जी की मुस्कान गायब हो गई। फिर घर ने बदल दिया बेटा। मेरी माँ बहुत सख्त थी। ये मत पहनो, वो मत बोलो, ऐसे मत बैठो। धीरे धीरे सुधा ने अपना रंग दबा लिया, और जब कोई अपना रंग दबा लेता है ना, तो बाद में उसे लगता है यही सही तरीका है। अब वो भी वही कर रही है जो कभी उसके साथ हुआ था। निधि की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ में आया, सुधा जी की सख्ती के पीछे उनका अपना दर्द है। वो जानबूझकर बुरी नहीं है, बस डरी हुई है। 2 हफ्ते बाद निधि को तेज बुखार चढ़ गया। वो उठ नहीं पा रही थी। सुधा जी कमरे में आईं तो निधि को कांपते देखा। उन्होंने माथे पर हाथ रखा। उनके चेहरे की सख्ती एक पल में पिघल गई। इतना बुखार? उन्होंने घबरा कर कहा। कबीर को फ़ोन करती हूँ। निधि ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। माँ जी, आप परेशान? चुप। सुधा जी ने माँ जैसी डांट लगाई। लेटी रहो। थोड़ी देर में सुधा जी खुद सूप बनाकर ले आईं। चम्मच से सूप पिलाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ होती तो यही करती ना। तो मैं भी वही कर रही हूँ। निधि का गला भर आया। माँ जी। सुधा जी ने उसकी बात काट दी। माँ जी मत बोलो, माँ बोलो, पराया लगता है। निधि के आंसू तकिए में समा गए। उसने बहुत धीमे से कहा, माँ। सुधा जी कुछ देर निधि के बालों पर हाथ फेरती रहीं, फिर धीरे से बोली, ठीक हो जाओ, बाद में जितना लड़ना है लड़ लेना। बुखार उतरने के बाद निधि ने एक दिन सुधा जी से कहा, माँ, एक दिन छत पर पापा जी फ़ोटो दिखा रहे थे। सुधा जी का हाथ रुक गया। कौन सी फ़ोटो? जिसमें आप जीन्स में थीं। निधि ने नरमी से कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही थीं और बहुत खुश भी। सुधा जी की आंखें चमक गईं। वो बहुत पुरानी बात है। पुरानी क्यों? निधि ने पूछा। आप अभी भी पहन सकती हैं, अगर आप चाहें तो। सुधा जी की आवाज़ कांप गई। यह घर? निधि ने बीच में कहा, यह घर आपका भी है, सिर्फ परंपराओं का नहीं। आप भी इंसान हैं। कमरे में चुप्पी छा गई। सुधा जी ने साड़ी के पल्लू से आंख पोंछी और धीरे से बोली, पता है, मुझे भी पहली बार यहाँ बहुत घुटन हुई थी। निधि का दिल धक से रह गया। सच? हाँ। सुधा जी ने सिर हिलाया। पर मैंने दबा लिया, सालों तक दबाया, और फिर वही दबाव आदत बन गया। निधि ने धीरे से उनका हाथ छुआ। तो हम आदत बदल सकते हैं ना माँ? सुधा जी ने गहरी सांस ली। धीरे धीरे शायद। उस रविवार निधि बाजार से एक पैकेट लेकर आई। सुधा जी के कमरे में जाकर बोली, माँ, ये आपके लिए। सुधा जी ने खोला। एक खूबसूरत नीला सलवार सूट, हल्की कढ़ाई के साथ। मैं ये कैसे पहनूं? सुधा जी घबरा गईं। जैसे मैं पहनती हूँ। निधि मुस्कुराई। बस आज पहन कर तो देखिए। सुधा जी ने झिझकते हुए पहन लिया। जब वो बाहर आईं तो विनोद जी अखबार नीचे करके देखते रह गए। सुधा, उनकी आवाज़ भर आई, तुम बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो। सुधा जी ने नज़रें झुका लीं। बस पुराने ज़माने की बात है। निधि ने हल्के से कहा। पुराना नहीं माँ, आपका अपना। उस दिन रात के खाने पर सुधा जी ने निधि से पूछा, तुम्हें कौन सी सब्ज़ी पसंद है? निधि ने हैरानी से देखा। माँ, मुझे भिंडी अच्छी लगती है।
और आपकी बनाई दाल। सुधा जी ने हल्की झिड़की दी। दाल तो रोज़ बनती है, उसमें क्या खास? पर उनकी आंखें कह रही थीं, तुम्हारा पसंद करना ही खास है। कुछ महीने बीत गए। घर पूरी तरह नहीं बदला। कभी सुधा जी टोक देती तो निधि परेशान हो जाती, पर अब बीच में पुल बन गया था, बात करने का, समझने का, माफ़ करने का। एक शाम निधि बालकनी में खड़ी थी। नीचे वही गली, वही दूध वाला, वही बच्चे, पर आज सब अपना लग रहा था। कबीर पीछे आकर खड़ा हुआ। अब कैसा लगता है? निधि ने मुस्कुरा कर कहा, अब लगता है मैंने घर नहीं खोया, बस एक और घर बना लिया है। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और माँ? निधि ने गहरी सांस ली। माँ भी शायद खुद को बदल रही हैं। कबीर ने उसके माथे पर हल्की सी थपकी दी। फिर तो हम सही रास्ते पर हैं। निधि ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा माँ कहीं दूर नहीं है, बस भीतर बैठकर कह रही है, बेटा सब्र कर। जो रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं वो कभी नहीं टूटते। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।